इन्होंने अलग मुल्क बनाया, उस मुस्लिम लीग के साथ ये हुकूमत कर रहे थे। ये हमको आज देशभक्ति का सबक दिखाएंगे, ये कांग्रेस को देशभक्ति का सबक दिखाएंगे कि जिनका एक आदमी जेल में नहीं गया है हिंदुस्तान की आजादी के लिए, उनको क्या हक बनता है उस कुर्बानी देने वाले पार्टी के लिए जिसके लिए गांधी ने कुर्बानी दी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी। इसलिए ये मुल्क बीजेपी के, ये हम लोग का मुल्क है जिसको हमने खून से बनाया, अपने खून से सींचा। बीजेपी तो तोड़ने के लिए आई, कांग्रेस जोड़ने के लिए आई। कांग्रेस ने आजादी के वक्त भी हिंदुस्तान को जोड़ा, और जब खतरा पड़ रहा था 1947-48 में, तो अजीम कुर्बानी महात्मा गांधी ने इस मुल्क की यकजहती के लिए दिया। जब मुल्क टूटने लगा, फिर अजीम कुर्बानी इंदिरा गांधी ने दी। जब मुल्क टूटने लगा, अजीम कुर्बानी राजीव गांधी ने दी। जब पंजाब जल रहा था, अजीम कुर्बानी सरदार बेंस सिंह ने दी। हमने मजहब और मिल्लत इस देश के लिए खून बहा। मुझे ये बताएं मोदी साहब, आपको मच्छर ने भी काटा है कभी हिंदुस्तान की आजादी के लिए? जो 24 घंटे लड़ाते रहते उन लोगों को अपने वोट के लिए, अपनी गद्दी के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, माफ कर दो, हमको अपने रहम पर छोड़ दो। ये मत लड़ाओ हिंदू और मुसलमानों को अपनी कुर्सी के लिए, अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। बहुत हो गया, बड़े गलत वादे आपने किए, गुमराह हिंदुस्तान के लोगों को किया। पिछले इलेक्शन में गुमराह किया, 15-15 लाख देने के लिए एक चुन्नी किसी को नहीं दी। आपने किसानों को गुमराह किया कि जो लागत आती है खेती करने पर, चाहे वो कपास के बीज हो, चाहे वो ट्रैक्टर खरीदना हो, ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए बिजली लगती हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे वो यूरिया हो, इंसेक्टिसाइड हो, फसल कटाई हो, ये आपको लागत मिलेगी और 50% ऊपर से आपको मुनाफा मिलेगा। वजीर आजम, आप इलेक्शन जीत गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, हिंदुस्तान को भी भूल गए। सुबह अगर नाश्ता हिंदुस्तान में करते थे तो रात का डिनर अमेरिका में करते थे। दूसरे दिन अगर आप सुबह का नाश्ता अमेरिका में करते थे तो दोपहर का खाना जापान में खाते थे, और अगर दोपहर का जापान में खाते थे तो बरितानिया में दूसरे दिन का खाना खाते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने उन किसानों का कभी खाना खाया? ये 5 साल तो अमेरिका, बर्तान, जापान और दुनिया भर के 75 देशों में ही आप उनका खाना खाते रहे, क्योंकि आपको अब हिंदुस्तानी बाजरा हाजम नहीं होता है। आपको ये दूसरे देशों का ही खाना हाजम हो जाता है, अमेरिका का, ओबामा के हाथ का, वो चीन के राष्ट्रपति का हाथ का। अब तुम्हें क्या मालूम बाजरा पैदा करने वाले से, आप तुमको क्या मालूम दाल पैदा करने वाले से? वो मर जाएं, आपका काम तो निकल गया। फिर लड़ाओगे, पिछली दफा फिर 5 प्राइम मिनिस्टर बनोगे, फिर लड़ाओगे। ये बकरे जो मिल गए हैं आपको लड़ाने के लिए, हिंदू और मुसलमान, इनकी लाशों पर चढ़कर आप हुकूमतें करते जाओ और घूमते जाओ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों, मेरे ईसाई और सिख भाइयों, हम एक हैं। हमको दुनिया की कोई भी ताकत अपने इलेक्शन के लिए, अपनी मुफाद के लिए, अपनी कुर्सी के लिए तोड़ नहीं सकता। हम लोग के सर अलग हो जाएंगे, लेकिन हिंदू भाई और मुसलमान भाई और सिख भाई, ईसाई भाई जुदा नहीं होंगे एक दूसरे से। आज इलेक्शन में फिर नए तमाशे। पिछले इलेक्शन में तो हो गया था 15 लाख किसान, और इतने किसान कभी हत्या नहीं हुई है, आत्महत्या कभी नहीं हुई है जितने मोदी साहब के वक्त में किसानों ने आत्महत्या की। बहनों के साथ, हमारी बहु बेटियों के साथ वादा
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। प्रधानमंत्री जी, आपको तो पार्लियामेंट का कुछ पता नहीं। न एक दुनिया के गिनीज बुक में आप जाओगे, न हिंदुस्तान में एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने 5 साल की, और न हिंदुस्तान में एक सवाल का भी प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। ये दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं कि जो अंदर बोलते नहीं और बाहर बोलना बंद नहीं करते। पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलते, पार्लियामेंट के अंदर एक साल में एक दफा लोकसभा में बोलते हैं और एक दफा राज्यसभा में बोलते हैं। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति जब बोलते हैं तो उनके धन्यवाद पर बोलते हैं। ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं कि विदेश जाने के बाद नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक हर प्रधानमंत्री जब विदेश जाता था तो विदेश जाने के बाद उसे पार्लियामेंट में रिपोर्ट देनी होती थी कि मैं किस किस देश में गया और मैंने क्या क्या किया। ये हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जो पूर्व सबसे ज्यादा घूमे और एक दफा भी पार्लियामेंट में ये नहीं बताया कि मैंने विदेश में जाकर भारत के लिए क्या किया। ये पहले प्रधानमंत्री हैं दुनिया के जिन्होंने अपने देश में एक दफा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको लोकसभा में और राज्यसभा में जब सेशन होता है, पार्लियामेंट में जवाब देना होता है, पहले प्रधानमंत्री हैं कि 5 साल में एक दफा भी जवाब नहीं दिया। और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो सरपंच के इलेक्शन से लेकर पार्लियामेंट के इलेक्शन तक खुद ही इलेक्शन लड़ाते, खुद ही कैंपेन करते। तो मैं तो इनके सामने बताता कि काश प्रधानमंत्री आप उसको बनाते जो हिंदुस्तान चलाते और अपनी पार्टी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाते। आप तो काम अपनी पार्टी के कैंपेन कमेटी का चेयरमैन करते हैं और विदेश जाकर आप विदेश मंत्री का काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर हमें चाहिए, हमें कैंपेन कमेटी, बीजेपी की कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नहीं चाहिए। हमें वो प्राइम मिनिस्टर चाहिए जिसको हमारे किसानों से जो छलकते आंसू हैं उसको उनके हाथ में और उनके पांव में जो छाले पड़ते हैं वो प्राइम मिनिस्टर चाहिए जिसको उसके छाले देखने के लिए फुर्सत हो। मुझे वो मासूम बच्चों की चाहिए जिनके 2 साल 3 साल 4 साल के वक्त में मोदी साहब जिनकी आबरू लुटी गई और उसका कत्ल हुआ हमारी बच्चों का, उनकी मांओं के आंसू सुनने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। मुझे 24 घंटे दुनिया में घूमने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। मुझे 24 घंटे अपनी पार्टी का कैंपेन करने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। मेरी उन मासूम बहनों और बच्चियों का, वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, जिसकी फूल जैसी बच्ची की असमत दरी हुई हो, उसकी इज्जत लूटी गई हो, उसके आंसू पूछने वाला मुझे प्रधानमंत्री चाहिए। मुझे वो प्रधानमंत्री चाहिए, मुझे वो पार्टी चाहिए जो मेरे करोड़ों भाई, करोड़ों बच्चे मेरी बेटे और बेटियां हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई गांव और शहरों में तालीम हासिल करने के बाद, पीएचडी, एमए, बीए करने के बाद और नौकरी मांगते हैं, उनके हाथ मांगते हैं, वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, वो खुदकुशी करते हैं, वो रोजगार मांगते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप उनके साथ 10 करोड़ का रोजगार का वादा करते हो और प्रधानमंत्री बनने के बाद ही दूसरे दिन भूल जाते हो। मुझे वो प्रधानमंत्री चाहिए। उन बच्चों को पूछा, तुम खाते क्या हो, तुम्हारे माता पिता क्या खाते हैं, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे जमीन गिरवी रखकर तुम्हें पढ़ाया था, आज वो क्या खाते हैं, क्या करते हैं। मुझे वो प्रधानमंत्री चाहिए इस मुल्क का। मुझे वो प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जिसकी दिन और रात विदेश में गुजरते हैं, जो दुनिया की जितनी स्याही जगहें हैं सियाहत की, टूरिज्म की, वो देखने 24 घंटे हिंदुस्तान के जहाज को इस्तेमाल करे, आपके और हमारे खून पसीने का इस्तेमाल करके वो दुनिया का टूरिस्ट ऑफिसर बने, वो वजीर आजम नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता, मैंने शुरू में भी बताया, यह इलेक्शन हिंदू और मुसलमान का नहीं, यह इलेक्शन सिख और ईसाई का नहीं, यह इलेक्शन कांग्रेस और बीजेपी का भी नहीं, यह इलेक्शन दूसरी इलाकाई पार्टियों का भी नहीं। यह इस देश में लोकतंत्र बहाल हो, इस देश में जमहूरियत बहाल हो, इस देश में किसान को उसके काम करने के लिए उसको दाम मिले, किसान को जो अनाज पैदा करता है
उसे मंडी में उसके पैसे मिले, उसको खाद सस्ती मिले, खाद पे जीएसटी लगा दिया, ट्रैक्टर पे जीएसटी लगा दिया, दवाइयों पे जीएसटी लगा दिया। मुझे वो सरकार चाहिए, वो प्रधानमंत्री चाहिए जो ट्रैक्टर सस्ते दे, जो खाद सस्ती दे, जो बीज सस्ती दे, जो पेस्टिसाइड सस्ती दे, जो ट्यूबवेल पे बिजली निकालने के लिए बिजली मुफ्त दे, ताकि मेरा किसान ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करे और हिंदुस्तान में कोई भूखा न मरे, ताकि किसान की लागत सस्ती हो, वो अनाज भी पैदा करे, उसको दाम भी मिले और वो खुदकुशी करने पे मजबूर न हो। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए, ऐसी पार्टी की सरकार चाहिए कि जहां हमारे नौजवानों के लिए रोजगार पैदा किए जाएं। इस सरकार ने नए रोजगार नहीं दिए, लेकिन यूपीए 1 और यूपीए 2 में सोनिया गांधी की लीडरशिप में, मनमोहन सिंह जी की लीडरशिप में जो छोटे और दरमियानी दर्जे के कारखाने बने थे हिंदुस्तान के अंदर, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, मोदी साहब की गलत पॉलिसियों की वजह से, उसकी जीएसटी गलत लागू करने की वजह से, उसकी नोटबंदी गलत लगाने की वजह से 4 करोड़ 73 लाख रोजगार खत्म हो गए, क्योंकि कई हजार छोटे और दरमियानी दर्जे के जो फैक्ट्रियां थी, उद्योग थे, वो नोटबंदी और जीएसटी की वजह से बच गए, बंद हो गए, और उनमें 4 करोड़ 73 लाख लोग काम कर रहे थे, वो घर चले गए और उद्योग वाले भी घर बैठे। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसान दुश्मन सरकार है, इंसान दुश्मन सरकार है। ये किसान नौजवान विरोधी सरकार है, नौजवान दुश्मन सरकार है। इस सरकार ने वादे किए हमारी बहनों के साथ, पढ़ाई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हर साल गुज़िश्ता 5 सालों से हम पार्लियामेंट में बार बार याद दिला रहे हैं कि बच्चियों की तालीम के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए जो केंद्रीय मंत्रालय में, मरकजी सरकार में जो महकमा एजुकेशन है, बराबर 20% पैसा लड़कियों के जो रखा गया है उनकी तालीम पर, वो खर्च नहीं हो रहा है। तो बेटी पढ़ाओ कैसे पढ़ेगी जब आप 20% पैसा ही नहीं खर्च कर रहे हो? और आपने कहा था बेटी बचाओ। मोदी साहब, आप तो दुनिया की सैर करते हैं, आपको मालूम है इस देश के 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल की मासूम बच्चों का भी बलात्कार हुआ, आपको कुछ मालूम है? आपने बेटियों को भी हमारी नहीं बचाया। आसपास से लेकर, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक कितनी बच्चियां चली गईं। दुनिया में वाही वाही हो गई, किराई किराई हो गई। पूरा हमारा हिंदू भाई और बहनें सड़कों पर निकल आई जब भी कोई एक मुसलमान बच्ची की लिंचिंग हुई या किसी मुसलमान बच्ची की असमदरी हुई, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। आप महिलाओं के विरोध हैं बीजेपी वाले, आप किसके हाथ? आप सिर्फ 4-5 बिजनेसमैनों के हाथों बिके हुए सरकार है। ये सरकार 5-6 जो इस हिंदुस्तान के और दुनिया के अमीर तरीन तिजारत करने वाले हैं, ये उनकी सरकार है। उनके लिए कानून बनाते हैं, ये किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये किसानों के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, औरतों की उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी तालीम के लिए कानून नहीं बनाएंगे। और अगर कोई कानून बनाएंगे भी तो हिंदू और मुसलमान को बीच में दीवारें खड़ी करने के लिए कानून बनाएंगे। अगर कोई कानून बनाएंगे भी तो ऐसा कानून बनाएगा जिसमें नफरत पैदा हो और इंसान इंसान को मारने के लिए तैयार हो, वैसा कानून बनाएंगे। इसलिए समाज दुश्मन पार्टी है।
समाज दुश्मन सियासी पार्टियां हैं जो हमारे बीच में नफरत पैदा करती हैं। हम अपने बीच में नफरत पैदा नहीं करने देंगे। आज आपसे यही गुजारिश करने आया हूं, सब मेरे मुसलमान भाइयों से, सब नांदेड़ और महाराष्ट्र के हिंदू भाइयों से। मैं आपने बोला था 3 तलाक के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने होने नहीं दी। यहां कई लोग कहते थे हमारे अशोक जी ने लोकसभा में तलाक नहीं बोला। अरे पार्टी है, वो एक आदमी हैदराबाद वाला एक ही पैदा हुआ और लोकसभा में भी एक ही है, वो हर चीज पे बोलता है। लेकिन हमारी बड़ी पार्टी है, हम तय करते हैं कि कौन किस पार्टी पे बोलेगा। हाँ, जिसके ज्यादा नंबर होते हैं उसके 1 या 2 आदमी को पार्टी तय करती है। अब थोड़ी कहेगा कि हर जितने हमारे 100 मेंबर हैं तो 100 ही बोलेंगे। वहां हर पार्टी के लिए 2 या 3 लोगों को बोलने की इजाजत दी थी। हमने 2 औरतों को बोलने की इजाजत दी थी, क्योंकि औरतें कहती थी कि ये हमारा औरतों से मुताल्लिक है। हालांकि मैं मुबारकबाद देता हूं, हमारी हिंदू औरतें थी लेकिन उन्होंने मुसलमान औरतों के तलाक के बारे में की थी। तो सवाल थोड़ी है कि हर आदमी बोलेगा। लेकिन मैं जो राज्यसभा में था 3 दफा मैंने रोका है, और जब तक जिंदा है और हमें राज्यसभा में जब तक बहुमत है वो नहीं होने देगा। 3 दफा पिछले 3 सालों में लाया, और ये अकेला नहीं, कई ऐसे लाए। सिटीजनशिप जो आसाम का है वो 3 दफा इन्होंने राज्यसभा में लाया, तीनों दफा हमने वापस भिजवाया। ऐसा कोई भी कानून हम राज्यसभा में पास नहीं होने देंगे। और आपसे गुजारिश करनी है कि आप हमें लोकसभा में भी वही बहुमत दीजिए जो राज्यसभा में है। हम कोई भी ऐसा कानून नहीं लाएंगे जो इंसान दुश्मन कानून होगा, जो नफरत का कानून फैलाएगा। हम अपने मुल्क में ऐसा कोई भी कानून बनने नहीं देंगे। न हम किसी भी किस्म का कानून नहीं होगा जिससे हमारे मुल्क में नफरत हो या हमारे किसी भी तबके और फिरके के मजहब को ठेस पहुंचे। कांग्रेस ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा और न इसने 70 साल में बनने दिया। इसलिए मेरे इस देश के हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान भाइयों से, मेरे हिंदुस्तान के सिख और ईसाई भाइयों से मैं कहता हूं उनसे कि एक हो जाओ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कि इस देश की जमहूरियत खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इस देश का भाईचारा खतरे में है, इस देश के प्यार और मोहब्बत खतरे में है। इस प्यार और मोहब्बत को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो आज की सरकार है, मैं पिछली सरकारों की बात नहीं करता। पिछली सरकारों में अच्छे आदमी थे, अच्छी सोच के आदमी थे, क्या पता कि आगे वाली सोच वाले होंगे। लेकिन आज वाली जो पार्टी है वो नफरत पैदा करने वाली पार्टी है, वो जोड़ने वाली पार्टी नहीं है, वो देश को तोड़ने वाली पार्टी है। इसलिए देश को बचाना है, देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस और सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को सत्ता में लाए और अशोक चौहान जी को एक एक वोट मेरे हिंदू भाई का, मुसलमान भाई का, सिख भाई का, ईसाई भाई का जाना चाहिए। एक एक वोट। और जो भी बदलाव चाहते हैं वो बदलाव 90% से नीचे नहीं डालेंगे। 45% से कोई बदलाव नहीं आता मेरे भाइयों। हर बदलाव के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और ये तो कोई कुर्बानी ही नहीं है। 2 घंटे लाइन में खड़ा करना भी कोई कुर्बानी है? जरा इतिहास पढ़ो। आज गूगल में सब बच्चे, वो हमारे जो बुजुर्ग गूगल नहीं जानते हैं, आपके बच्चे, उनको कहो जरा बेटे, हमको पोते, जरा हमको गूगल में से निकाल के दे दो जो हमारी कुर्बानी जिन हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने दी है, उनकी जरा कुर्बानियां बता दो हमें। तो आपको निकलेगा कि आपको ऐसा जोश आएगा, जज्बा आएगा कि आप 3 दिन लाइन में खड़े रहने के लिए तैयार रहेंगे कि क्या होता है मुल्क को बनाना, मुल्क का इतिहाद, मुल्क का इत्तेफाक और मुल्क की डेमोक्रेसी। हमने कांग्रेस पार्टी ने 2-3 चीजें बताई हैं कि जो हम सरकार में आएंगे, एक तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे, ऐसे हालात पैदा करेंगे कि जो भी लागत है, लागत वाली चीजें कम दाम पे बिक जाएं और उनकी एमएसपी मिल जाए जो लागत पैदा करता है। और हर इंसान को जिसके पास घर नहीं है, वो शहर का हो या देहात का हो, वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, उसको प्लाट मुफ्त मिल जाएगा घर बनाने के लिए। औरतों के लिए, मेरी बहनें यहां नहीं है लेकिन किसी की बीवी है
किसी की मां है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है। 50% हमारे मुल्क की जो आबादी है वो 50%, 50 हम 33% लोकसभा और असेंबलियों में उनके लिए रिजर्व करेंगे और मरकजी सरकार में भी 33% हम हमारी अपनी बहनों और बहु बेटियों के लिए रखेंगे। और मोदी साहब ने तो किसानों के लिए साल में 6,000 रुपए रखे। हमने हिंदुस्तान के 25 करोड़ 1/4 आबादी के लिए एक घर में एक साल में मरकजी खजाने से उसके खाते में हर साल 72,000 करोड़ रुपए जाएंगे। 72,000 करोड़। जिस इंसान की माहवार आमदनी 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 6,000 से जिसकी भी गरीब की उसका मजहब कुछ भी हो, वो शहर में हो, देहात में हो, वो कोई भी काम करता हो, अगर उसकी आमदनी 6,000 से नीचे है तो उसको माहवार 6,000 उसके बैंक में चला जाएगा। जिस तरह से हमने मनरेगा किया था उसी तरह से साल के 72,000 रुपए। ये हमारा हिंदुस्तान के गरीबों के साथ वादा है, ये हमारे न्याय है। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक दफा फिर आप सबसे अपील करता हूं कि अशोक चौहान जी को भारी अक्सरियत से 90% और 95% के वोट मिलने चाहे। मैं दिल्ली से रिजल्ट के दिन देखूंगा कि इस शहर में कितने परसेंट किस पोलिंग स्टेशन से वोट मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम। जय हिंद। भाई बहती शाम का मंजर सिसकता तू भी देखेगा, जो तेरे साथ है। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट. नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण. एक वेळ अवश्य भेट द्या. टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड.